तो हेलो बच्चों। तो आज लेक्चर 4 है केमिस्ट्री का। तो लेक्चर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 4 में क्या जानेंगे? देखिए, पिछले लेक्चर में 3 प्रकार पूरा पढ़ चुके थे। संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके थे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्विविस्थापन, क्योंकि पिछले में विस्थापन अभिक्रिया तक बता चुके हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका परिभाषा पहले क्या है वो जानेंगे। जैसे कि अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, एक जो अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील धातु को उसके जगह पर से विस्थापित करके उसके जगह पे आ जाते थे। जैसे लोहा जो है अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो लोहा क्या करता था, कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसके जगह पे चला जाता था, तो यहाँ से फेरस सल्फेट बन जाता था। लेकिन इसमें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है कि इसमें क्या होता है, सिर्फ आयन का आदान प्रदान होता है दो यौगिकों के बीच में। इसमें एक तत्व और एक यौगिक था, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों का दोनों यौगिकों के बीच में, यौगिक मतलब कंपाउंड के बीच में, दो कंपाउंड के बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड, देखिए दो चीज़ मिला, लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड मिला। इसमें लीड क्या किया, पोटासियम को हटा करके उसके जगह पे चला गया और पोटासियम आयोडाइड बना दिया और लीड नाइट्रेट निकल गया। तो ये भी क्या हो गया, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। और एक यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ। सोडियम क्या किए, बेरियम के जगह पे चले गए और बेरियम क्या किया, क्लोरीन की जगह पे आ गए। यहाँ पे दोनों सोडियम जो है अपना आयन ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या निकला, सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट। तो ये याद रखना, बेरियम सल्फेट कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, तो सफ़ेद कलर के। प्रेसिपिटेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो यहीं से इसको हम लोग बोल सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो पहले जानेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। 4 प्रकार समझ लिए, द्विविस्थापन उसका 5वां प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो जिस अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस बनता है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील ठोस बने उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए यहाँ लिखा भी है, जिस अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस बने उसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि बेरियम सल्फेट यहाँ पे बना, तो ये द्विविस्थापन का भी एग्जाम्पल है और ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। तो ज़्यादातर द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है ना वो अवक्षेपण अभिक्रिया होते हैं, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट क्या निकले, एक अवक्षेप, मतलब वो पानी में घुल नहीं सकते हैं, ऐसे अवक्षेप निकले। आई होप आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज याद हो चुका होगा, हमने लिखा चुका था पिछले लेक्चर में। तो अभी हम लोग 5 अभिक्रिया कंप्लीट समझ चुके हैं। अब हम लोग 6ठा अभिक्रिया समझेंगे। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ ही करा देंगे, पहले पूरा का पूरा टाइप कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद अब जानेंगे अपचयन उपचयन क्या होता है, उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो पहले उपचयन समझ लेते हैं। उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया पूछे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछे, दोनों क्या होता है, सेम ही चीज होता है। तो उपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए तो क्या होते हैं, उपचयन हुए हैं या ऑक्सीकरण हुए हैं। और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना, जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो उपचयन याद रहेगा, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। और ये दोनों प्रक्रिया, उपचयन और अपचयन, एक साथ अगर हो रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या लिखा हुआ है, जब एक का उपचयन और दूसरे का अपचयन साथ में हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उदाहरण से समझेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाए, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन, देखिए कॉपर ऑक्साइड से यहाँ क्या बना, कॉपर। तो ऑक्सीजन इस पे हट गया ना, तो देखिए ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहता है, अपचयन। तो ऑक्सीजन हट गया तो क्या बन गए, CuO का अपचयन हो गया। CuO का क्या हो गया, अपचयन। उसके बाद आप जानेंगे हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन पे तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, याद रखना है। तो ये एग्जाम्पल से आई होप आप लोग को अपचयन, उपचयन, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स 5 चीज समझ में आ चुका होगा। क्योंकि उपचयन ऑक्सीकरण दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी ऑक्सीकरण लिखा रहता है, कभी उपचयन लिखा रहता है। अब हम लोग जानेंगे दैनिक जीवन में प्रभाव। तो दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव होते हैं, जैसे साक्षारण, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉरोजन भी कहते हैं।
जैसे धातु में नमी के कारण या अम्ल एसिड के कारण क्या होते हैं, संपर्क में आकर कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे लोहे पे एसिड पड़ जाते हैं या उसे हम लोग छोड़ देते हैं बाहर में, तो वो क्या होता है, नमी के कारण पूरा खराब हो जाता है। इसीलिए हम लोग लोहा के जितने भी चीज़ बने रहते हैं उसको पेंट करके रखते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। तो जैसे लोहे पे जंग लगना, जैसे चांदी पर काला होना या तांबे का हरा होना, तो ये सब क्या कहलाता है, संक्षारण। क्या कहलाता है ये सब, संक्षारण। अब हम लोग जानेंगे विकृत गंधिता क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रैंसिडिटी कहते हैं। जैसे जितने भी हम लोग खाना घर में खाते हैं वो क्या होता है, कुछ एक दिन जैसे आज का भोजन कल क्या होता है, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। जैसे इसका डेफिनेशन देखिए पढ़ते हैं। जैसे वसा और तेल वाले खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं, तो स्वाद में क्या हो जाता है, गंध आ जाता है। तो हवा में आने पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मदद से सारा के सारा खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग चिप्स का पैकेट में जो है चिप्स रखा रहता है वो लेकिन बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन के गैस से उसे पैक किया जाता है। तो नाइट्रोजन का जो गैस है वो क्या है, कम क्रियाशील है, इसीलिए वो क्या करता है, जो चिप्स है उसे खराब नहीं होना चाहता है। अब इसका रोकथाम यहाँ देखिए क्या क्या है। जो विकृत गंधित है उसे बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वायुरोधी बर्तन में रख सकते हैं जिसमें हवा ना जा सके, एयर टाइट बर्तन। जैसे कि दूसरा चिप्स का पैकेट वाला मैंने बताया, जो कि नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, क्योंकि यह क्या है, सक्रिय गैस है, मतलब वो ऑक्सीजन को रोकता है, बहुत ही कम क्रियाशील है। अब यहाँ देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उपचयन। अपचयन को, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन हट जा। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का हटना, मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये खत्म आपका जितने भी रिएक्शन थे मैंने पढ़ा चुका हूँ। टोटल 7 प्रकार के रिएक्शन पढ़ाए। कौन कौन सा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहले संयोजन पढ़े, संयोजन का उल्टा वियोजन पढ़े, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन। उसके बाद हम लोग पढ़े अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद पढ़े उपचयन, फिर अपचयन। उपचयन का ही दूसरा नाम क्या था, ऑक्सीकरण। अपचयन का दूसरा नाम क्या था, अवकरण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, उष्माकरण और अवकरण। उष्माकरण भी अभिक्रिया पढ़ा था जिसमें उष्मा निकलता, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ा था। तो टोटल जितने भी प्रकार थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कराएंगे। और हाँ, एक और प्रकार है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे वह अभिक्रिया, जैसे ये तो है अगले चैप्टर का, लेकिन मैं अभिक्रिया रिलेटेड था तो इसमें पढ़ा दिया। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और जल पानी बनाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे किसी को एसिडिटी हो जाता है तो इसीलिए उसको क्या खिलाना पड़ता है, इनो। तो इनो क्या है, एक बेस, जो कि एसिड और बेस मिलकर के क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो क्या बना देता है, साल्ट। तो ये चीज़ याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसका हिंदी में नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अगले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोग का चैप्टर खत्म। उसके बाद 2-3 प्रैक्टिस सेशन होगा। तो इससे रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी चीज़ है आप लोग को पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2-3 लेक्चर में। बस अब प्रैक्टिस सेशन चलेगा, थ्योरी तो पूरा कंप्लीट है। आप लोग इसे बार बार देख करके अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं।